हेलो साथियों, नमस्कार। आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीजन क्या है कि जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे एआरओ आरओ का एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसमें हर जगह ये यूज हो सकता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जो जीके है कि उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, ये हम पढ़ेंगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, किस कानून के तहत बनते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, उनकी डिटेल्स के कब ये बनी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये हैं। आपने देखा होगा कि पहले यूपीपीसीएस या यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछते थे डायरेक्ट लोकेशन पूछते थे, लेकिन यूपीएससी ने अब जो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए हैं वो ये पूछते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कौन सी रिवर बहती है इससे, कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन डेप्थ इनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ऐसे ही हम रामसर साइट्स पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं, उनकी लिस्ट क्या है, कब बनी है, तो ये सब जानेंगे। ऐसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश की कितनी है। तो टोटल हम 4 पॉइंट्स को पढ़ेंगे और 4 पॉइंट्स को अच्छे से जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। मैंने आईआईटी बेचू से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद हम बात करें यूपीएससी की तैयारी किया, मेंस भी लिखा है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यूपीपीसीएस को क्वालिफाइड किया। 2021 में सेलेक्टेड भी हूँ। 18th रैंक थी मेरी इन एक्साइज इंस्पेक्टर, ज्वाइन नहीं किया और अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप चाहते हो कि इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आप ये योगेंद्रा सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है, योगेंद्रा कुमार आईआईटी बेचू, आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए तो देख लेते हैं पहले नेशनल पार्क हैं क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि नेशनल पार्क्स होते क्या हैं। तो नेशनल पार्क सिंपल क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज क्यों हैं कि भाई इनको प्रोटेक्टेड एरियाज क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि कोई भी जानवर जो हैं, जो हमारे पास एनिमल्स हैं या जो हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट स्पीसीज जो हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करें। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क किस कानून के तहत बनाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उस एक्ट के तहत बनाया जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात कभी कभी आपके दिमाग में ये आता है कि एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज हैं या जो मानवीय क्रियाएं हैं वो क्या अलाउ होती है नेशनल पार्क में। नहीं, कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर हम नहीं कर सकते हैं, या हम बात करें डिफरेंट जो काम होते हैं, जैसे आप देखोगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गई, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, चाहे पोचिंग, चाहे हंटिंग, चाहे कल्टीवेशन, नॉट परमिटेड। तो नेशनल पार्क में ये कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये कभी कभी क्वेश्चन आया कि सर सबसे ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होते हैं या नेशनल पार्क में होते हैं। तो नेशनल पार्क में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हम नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। और नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं करते। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से पीपीटी में लिखा है कि नेशनल पार्क को हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते। मतलब नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम नहीं बना सकते, मतलब ये नहीं बना सकते, लेकिन हम सेंचुरी से नेशनल पार्क बना सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो आईयूसीएन की जो श्रेणी है सेकंड में आते हैं, ये उसके संरक्षित एरिया हैं। एक चीज और समझ में आना चाहिए कि आईयूसीएन होता क्या है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लेता है। आपको पता होगा रेड लिस्ट ये निकालते हैं, आईयूसीएन की रेड लिस्ट निकालते हैं। आपने देखा होगा कि कौन से जानवर की कौन सा स्टेटस है। आपने देखा होगा एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वनरेबल है, ये आईयूसीएन स्टेटस ही निकालते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो 1972 है, वही लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नेशनल पार्क के लिए, कि नेशनल पार्क को कोई एक पावर देता है तो इसी एक्ट के थ्रू ये बनते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और मान लीजिए कोई नेशनल पार्क बनाना चाहता है तो इसमें कौन बना सकता है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। राज्य भी इसको बना सकते हैं, केंद्र भी इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है क्या। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन या और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये नहीं कि कोई पर्सन क्या करे कि जंगल में जाए और किसी भी जानवर को मार के बेचना स्टार्ट करे, नहीं, इस एक्ट के तहत उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो मतलब प्रोटेक्शन, तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ये हमारे जानवरों का, हमारे पौधों का, हमारे जो 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 पेड़ हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो केवल कौन सा नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और ये कब बना था, इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया था, ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। कहां पर लोकेटेड है, ये तराई बेल्ट में लोकेटेड है, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास। दुधवा टाइगर रिजर्व भी आपने पढ़ा होगा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस किस से मिलकर बना है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो दुधवा नेशनल पार्क से मिलकर बना है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है कि बताओ दुधवा टाइगर रिजर्व किस किस से मिलकर बना है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो हम जिसके बारे में अभी पढ़ा रहे हैं, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, इनको मिला के बना है। दूसरा जो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो लखीमपुर खेरी जिले में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। ऐसी एक क्वेश्चन पूछा गया था जब हमने 2021 में एग्जाम दिया था, प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उसमें पूछा गया था कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हापुड़। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कि हम सबसे बड़ा कौन सा है एरिया वाइज, तो लखीमपुर खेरी है। ये पॉइंट्स कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपको इन जनरल पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जो कुछ डेट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था। दुधवा नेशनल पार्क इससे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, 1965 में बना था। 1977 में इसको नेशनल पार्क बना दिया और 1987 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। तो ये जो 3 डेट हैं, 1965, 1977 और 1987, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1965 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, 1977 में नेशनल पार्क, 1987 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया। किस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। ठीक है, चलिए नोट्स आपने बना लिए होंगे बहुत अच्छे से। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जो शारदा नदी है, वो जिसको काली नदी भी बोलते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य से अलग करती है। यही क्वेश्चन आ जाए, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताओ कि जो यही क्वेश्चन पूछा जाए कि दुधवा नेशनल पार्क को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग कौन करता है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दुधवा नेशनल पार्क के पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कौन सी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसको कौन सी रिवर अलग करती है, तो ये शारदा रिवर है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क को कतरनिया घाट से कौन अलग करता है, समझ गए। तो कतरनिया घाट को जो अलग करता है, इसके कौन सी रिवर है, तो घाघरा रिवर है। तो आपको यहाँ शारदा रिवर पता होना चाहिए जो दुधवा नेशनल पार्क को किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग करता है। घाघरा रिवर जो है वो दुधवा नेशनल पार्क को कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से करता है। ऐसे ही हम बात करें कि दुधवा नेशनल पार्क में कौन कौन से जानवर हैं, तो इंडियन राइनोसोर्स, जिसको हम भारतीय गैंडे बोलते हैं, इनका एशियन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क में कहाँ से आए थे, तो ये पोबितोरा सेंचुरी से आए थे, जो आसाम में है। आपने देखा होगा पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आसाम में है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है, वहां पर कौन कौन से प्रमुख जीव हैं। तो दलदली हिरण है यहाँ पर, जिसको बारहसिंगा बोलते हैं। सामर हिरण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भौंकने वाला हिरण है, हॉग हिरण है, बाघ है, गेंडा है, हाथी है। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब चलो देखते हैं और आगे इसके बारे में। अब 1987 में आपको देखा था कि दुधवा नेशनल पार्क को
किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ मिला के कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के हमने टाइगर रिजर्व बना दिया था। तो ये पूछा जा सकता है। तो कैसे आप इसको याद कर सकते हो, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि भाई क्या है। तो देखो, आप देखो कि टाइगर रिजर्व जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, तो मान लेते हैं कि ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, यही मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसलिए आपको समझ में आया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस किस से मिलके बना होता है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो कैसे मिलके बना है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो दुधवा टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो किस किस से, एक तो नेशनल पार्क्स है, तो दुधवा नेशनल पार्क से मिलके बना है, दुधवा नेशनल पार्क्स। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलके बना है, समझ गए। और किससे मिलके बना है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए किस किस से मिलके बनाए। तो दुधवा टाइगर रिजर्व इन तीनों को मिला के बनाए। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि ये बताओ कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस किस से मिलके बनाए। तो दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और देख लेते हैं पार्क में, जो हमारा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में सफेद पूंछ वाला जो गिद्ध है, लाल सिर वाले गिद्ध, दोनों ही गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियां देखी गई हैं। तो नेशनल पार्क में ये भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अभी हमने देखा कि दुधवा नेशनल पार्क को, कतरनिया घाट को घाघरा जो है, घाघरा रिवर अलग करता है। तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, कब बनी है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो भैया कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पहले तो इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो ये बहराइच में है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। तो बहराइच के ऊपरी गंगा के तराई मैदान में स्थित है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के बीच आवासों के बीच संपर्क प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है और नेपाल का एक बर्दिया नेशनल पार्क है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ये कतरनिया घाट करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें चाहे यूपीपीसीएस की बात करें, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कनेक्टिविटी दुधवा नेशनल पार्क के बीच में और बर्दिया नेशनल पार्क के बीच में कौन करता है, कतरनिया घाट वाइल्ड। घाघरा रिवर है, ये भाई दुधवा नेशनल पार्क से अलग करता है। कतरनिया घाट को हमने पहले ही पढ़ा था। गिरवा जो रिवर है, गिरवा रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नेचुरल हैबिटेट है, घड़ियाल। तो अब यही पूछा जाए कि बताओ कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी रिवर है, तो गिरवा नदी के बारे में पता होना चाहिए। गिरवा नदी है, इससे होके बहती है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर गिरवा नदी बहती है और यहाँ पर घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मुग्गे के साथ सहानुभूति रखते हैं, तो घड़ियाल का मुग्गे के साथ अच्छे एक मिलजुल के रहते हैं, ऐसे आप जान सकते हो। आप YouTube पर इसके बारे में भी देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किससे सटा हुआ है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो और देखते हैं कि इसके बारे में और क्या हम पढ़ सकते हैं। तो सरदा नदी मैदानी इलाकों में पहुंचने से पहले इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा पर बहती है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है। तो हमने यही पूछा, पहले ही पढ़ाया था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य से कौन अलग करता है, तो भाई इसको सरदा नदी बोलो या काली नदी बोलो, काली नदी इसको सेपरेट करती है, पहले ही हमने पढ़ लिया था। अब देख लेते हैं वखीरा वर्ल्ड सेंचुरी। तो वखीरा के बारे में पढ़ते हैं कि वखीरा वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं। तो वखीरा वर्ल्ड सेंचुरी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, यही क्वेश्चन पूछा जाए तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इसे विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी 2022 पर रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यही क्वेश्चन पूछा जाए कि वखीरा वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट कब बनाया, तो 2 फरवरी 2022 को बनाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ का मैदान आर्द्रभूमि है, ये आपको पता होना चाहिए। अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुई थी और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि इस अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुई थी और इसे किस एक्ट के तहत इसको संरक्षण किया गया है, 1972 का जो एक्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको संरक्षण किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी नदी बहती है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो राप्ती नदी इसके बीच से बहती है। यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन निवास स्थान है। बखीरा ताल भी है यहाँ पर, तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बखीरा ताल है। आर्द्रभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह एक 12मासी आर्द्रभूमि है जहां पानी का स्रोत प्राकृतिक वर्षा है, और राप्ती नदी की जो सहायक नदी है अमी नदी भी इसमें पानी को भेजती है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि चंद्रप्रभा, जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, मतलब अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो चंदौली जिले में है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये गंगा और सोन नदियों के बीच कैमूर रेंज की उत्तरी ढलान पर पहाड़ियों पर फैला हुआ है। यह खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है। घने जंगल और राजदरी का आपने नाम सुना होगा, राजदरी, देवदरी और नौगढ़ झरने जैसे सुंदर झरनों से भरपूर है, जो हर साल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम IIT BHU में थे तो हमारे बहुत से दोस्त बोलते थे कि चलो राजदरी चलते हैं। यहाँ पर कई एक्सीडेंट भी हुए। एक स्टूडेंट ऐसा था, फर्स्ट ईयर में गया और वो बारिश में उसे पता नहीं थी गहराई कितनी है और जाके उसमें डूब जाता है। तो ऐसा भी आपने देखा होगा। तो ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आता है। ये पोर्शन आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में गूगल कर सकते हैं। चंद्रप्रभा नदी और कर्मनासा नदी अभयारण्य से होकर बहती हैं। आप क्वेश्चन यही बन जाए कि आपने चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम तो सुना है, बताओ कौन कौन सी रिवर इससे होके बहती हैं। तो 2 रिवर के नाम आपको पता होना चाहिए, चंद्रप्रभा नदी और कर्मनासा नदी के बारे में। यहाँ तेंदुए भी हैं, चिंकारा भी है, सामर भी है, नीलगाय भी है, जंगली सुअर भी है, और साई, जो एक आपने देखा होगा जिसके ऊपर बहुत कांटे से लगे होते हैं, साई। IIT BHU में भी मैंने इसको देखा था। तो बनारस के आसपास जो रीजन है उसमें साही पाया जाता है, समझ गए, साही जैसे जानवरों का घर है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्या है, वो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। यही पूछा जा सकता है कि बताओ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ फैला हुआ है। मेरठ में भी है, गाजियाबाद में भी है, बिजनौर में है, अमरोहा। तो उसके जो पॉइंट्स हैं उतने जिलों में फैला हुआ है। यह गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, और इस अभयारण्य का नाम प्राचीन शहर हस्तिनापुर के नाम पर रखा गया है, जो बूढ़ी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे उत्तर प्रदेश के राज्य पशु दलदली हिरण की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो जो राज्य पशु है, उत्तर प्रदेश के राज्य पशु दलदली हिरण की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, जयप्रकाश नारायण या बोलते इसको सुरुहा ताल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह घाघरा और गंगा नदी के संगम के पास स्थित एक आर्द्रभूमि है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कब बना, तो 1991 में स्थापित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य प्रवासी प्रजातियों सहित पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को 2019 में अंतिम रूप दिया गया था, जो अभयारण्य के आसपास कई गतिविधियों को प्रतिबंधित और विनियमन करता है। तो 2019 में इसको एक सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव जोन भी बना दिया गया था। जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सोनभद्र कहाँ पर है, ये कैमूर कहाँ पर है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, अभी हम पढ़ के गए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, चंदौली, और बिहार के जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है, कौन, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। यह कैमूर रेंज के साथ फैला हुआ है। यह पूर्व में सोन नदी तक और पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा तक फैला हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी गलियारा है। यहाँ पर बाघ भी आते हैं, हाथी भी आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या है, नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखेंगे। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के त्रिबंध के पास चंबल नदी पर स्थित है। इट इज पार्ट ऑफ कटिहार गिरड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इकोरीजन। नेशनल चंबल सेंचुरी इज ए होम टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो हमारा घड़ियाल है, घड़ियाल को हम देखें कि घड़ियाल का जो आईसीएन स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
तो घड़ियाल जिसको स्मॉल क्रोकोडाइल्स भी बोलते हैं, रेड क्राउंड रूप टर्टल भी यहाँ पर है, एंडेंजर्ड गंगेस रिवर डॉल्फिन भी इसमें पाई जाती है। तो नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चंबल सपोर्ट्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स इन द वाइल्ड। तो भाई साहब यहाँ पर सबसे ज्यादा घड़ियाल्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अच्छे से आप देख सकते हो। और देखते हैं इसके बारे में और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि को एडमिनिस्ट्रेटेड बाई 3 स्टेट एंड। अब जो हमारा ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हमारी जो आपको पता होना चाहिए क्या है कि नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको 3 स्टेट के द्वारा को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, 3 स्टेट मिलके करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि 3 स्टेट में इसकी बाउंड्री है, तो तीनों लोग मिलके इसको को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तीनों लोगों के यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे मिलजुल के, कि वो संरक्षण कर रहे हैं जिससे क्या डॉल्फिन को बचाया जा सके, जिससे घड़ियाल को बचाया जा सके। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है नवाबगंज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। कहाँ पर है? यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई नवाबगंज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। और 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य रख दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। रामसर साइट, तो रामसर साइट फिर इसको बना दिया गया। तो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी इसको नामित किया गया है, तो रामसर साइट भी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें तो इसके बारे में देखते हैं कौन है। तो ओखला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? यमुना नदी पर ओखला बैराज पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 में इस क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए कि ओखला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना? 1990 में बना। ओखला पक्षी अभयारण्य 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, जिसमें स्थली जली पक्षी दोनों शामिल हैं। यह अभयारण्य मध्य एशियाई फ्लाईवे में पड़ने वाले आर्द्रभूमि से एक है। मध्य एशियाई क्या है? आपने देखा होगा कि रूस से उड़ते हुए जो पक्षी आते हैं और जाके साउथ तक जाते हैं, आगे भी चले जाते हैं, तो ये उसी के रास्ते में पड़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मध्य एशियाई फ्लाईवे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये सेंचुरी है वो कहाँ पर पड़ता है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। और अभी क्या है, इसको वन ऑफ द इंडियाज इंपोर्टेंट वर्ल्ड एरियाज, तो इंपोर्टेंट वर्ल्ड एरियाज भी इसमें बताया गया है। इंपोर्टेंट वर्ल्ड एरियाज का भी ये पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओखला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका पार्ट है? इंपोर्टेंट वर्ल्ड एरियाज, इसका भी ये पार्ट है। अब देख लेते हैं भाई कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहां पर है? पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? पार्वती अर्गा कई बार पूछा जा सकता है। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, और कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है ये, इसलिए थोड़े अलर्ट हो जाओ। तो इसलिए जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उनकी डेट कब बनी, डेट्स पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। पिछली बार जब हमने दिया था 2021 में, तो कतरनिया घाट की ईयर पूछ लिया था, 1975 या 1976 था कि कब बना कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ रहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह घाघरा नदी द्वारा निर्मित एक बैल धनुष झील है, मतलब ऑक्सबो। तो जो ऑक्स का जो ऑक्सबो लेक है, जैसे ऑक्स होता है बैल, उसकी उसी आकार में। भारत में सारस संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, तो यहाँ सारस संरक्षण किया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 2 दिसंबर 2019 को रामसर साइट के रूप में इसको मान्यता मिली। रामसर साइट कब बनी है? पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना? रामसर साइट 2 दिसंबर 2019 को रामसर साइट बन गया। इसमें 2 ऑक्सबो झीलें शामिल हैं, एक पार्वती ताल और एक अर्गा ताल। दोनों को मिला के क्या है? पार्वती अर्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं समन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उत्तर प्रदेश भारत के मैनपुरी जिले में स्थित है, तो मैनपुरी में है। समन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? मैनपुरी जिले में स्थित है। और 1990 में से अभयारण्य घोषित किया गया। दिसंबर 2019 को इसे रामसर साइट बना दिया गया। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यही पूछा जाए कि समन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब रामसर साइट बनाया गया? 2019 में। और कब इसको सेंचुरी बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया? तो 1990 में बनाया गया। ये गंगा के बाढ़ के मैदान पर एक मौसमी ऑक्सबो झील है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं संडी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो भैया जो सांडी है पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो हरदोई जिले में। हरदोई जिले में, ये जरूर आप कनेक्ट कर लो कि कहाँ पर है। हरदोई जिले में एक पक्षी अभयारण्य है। यह एक मीठे पानी का दलदल है जिसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले हमने एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई थी कि उसको लिए इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरियाज घोषित किया था, ओखला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। इसको भी सैंडी वर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी क्या किया गया है? इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरियाज घोषित किया गया है, IBA इसको लिख सकते हैं, IBA। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है ये इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। ये भी आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप लिख सकते हो। सांडी पक्षी अभयारण्य को इसके प्राचीन नाम धैर्य झील के नाम से भी जाना जाता है, धैर्य झील के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ धैर्य झील किसको बोलते हैं? तो संडी वर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोलते हैं। ये लिख लो, धैर्य झील किसको बोलते हैं? गर्रा नदी जिससे पहले गंगा के नाम से जाना जाता था, अभयारण्य के पास से होकर गुजरती है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि अभयारण्य के होकर पास से गुजरती है। तो अब यही पूछा जाए कि बताओ संडी वर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कौन सी नदी बहती है? तो गर्रा नदी पास से होकर गुजरती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि सूर सरोवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। तो सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य को कीथम झील के नाम से अधिक जाना जाता है क्योंकि यह झील और आसपास के क्षेत्र अभयारण्य का निर्माण करता है। 1991 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1991 के आसपास 21 अगस्त 2020 को इसे रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया गया। ये आगरा के पास यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कहने का मतलब है सूर सरोवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड कहाँ पर है? ये सिचुएटेड है भाई साहब कहाँ पर? आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में कीथम झील के। तो कीथम झील भी पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया कि कीथम झील बताओ कहाँ पर है? तो कीथम झील कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, और इस सूर सरोवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? 1991 में बना था। रामसर साइट कब बना? 2020 में बना था। इतने पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो एक बार लिख लीजिएगा, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंटेंट आपको, इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा है और इतना इन डेप्थ बनाया गया है कि आप इसको पढ़ लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए और चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कि भैया सुरहा ताल सेंचुरी के बारे में देखते हैं। इसकी लोकेशन क्या है कि सुरहा ताल सेंचुरी कहां पर है? तो ये बलिया जिला में है। बलिया जिला में यह प्रवासी और देसी पक्षियों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1991 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। 1991 में किया गया। एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक ताल है, सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? कन्नौज जिले में स्थित है और 1988 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य है। यह क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पक्षी अभयारण्य है वो कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य है। और इस अभयारण्य में 2 ऑक्सबो झीलें हैं, लाख और दूसरा बहोसी, और अन्य पड़ोसी आर्द्रभूमि भी शामिल हैं। तो लाख बहोसी तो 2 झीलें हैं, एक लाख एक बहोसी, दोनों के मिला के लाख बहोसी वर्ल्ड सेंचुरी बना दिया गया है। कब बनाया गया था? 1988 में बनाया गया था। इतने चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब देखते हैं आगे और क्या है इसके बारे में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एट ए ग्लैंस, तो भाई साहब इनको एक बार हम सरसरी निगाहों से देखते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो कहाँ पर हैं, उनका जिला आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं। तो भाई सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? बांदा जिला में है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? बांदा जिला में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ललितपुर जिला में है। सेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बलरामपुर एवं गोंडा जिले में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उन्नाव जिले में है। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? रायबरेली जिला में है। ये आपको पता होना चाहिए समसपुर वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? कन्नौज जिला में है। पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? एटा जिला में, बहुत छोटा है। तो ये आप जब देखोगे जलेसर के आसपास है, ये आपको पता होना चाहिए।
ऐसे ही हम सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, कीथम झील जिसको बोलते हैं कीथम झील बोलते हैं, आगरा जिले में है। ऐसी वखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर में है, ये कई बार पूछा गया है। वखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर जिला में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ जिला में है, ये आपको पता होना चाहिए। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी जिला में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विजय सागर वन्यजीव अभयारण्य महोबा में है। तो यही पूछा जा सकता है कि बताओ विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहां पर स्थित है? तो विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? महोबा में है। कहां पर है? महोबा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार हमने एज ही आपको एक सरसरी निगाहों से बता दिया है कि आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसकी लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिला में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या किया? नेशनल पार्क के बारे में जाना कि नेशनल पार्क का किस कानून के तहत बनता है, उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं, समझ गए। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में सब कुछ जाना कि कौन सी रिवर इससे होके बहती है, कौन सी रिवर इसको कतरनिया घाट से अलग करता है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग करता है, कौन सी रिवर इसको किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग करता है, नेशनल पार्क के बारे में जाना। फिर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानी, सबकी डिटेल कि कब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने, कब ये रामसर साइट बने। तो अब ये हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने के बाद और नेशनल पार्क पढ़ने के बाद अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है लिस्ट ऑफ रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश। तो रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो भैया उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं, और ये हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 75 है। और देखो ये नंबर बदलता रहता है, हो सकता है कि हम आज वीडियो बनाएं, अगले दिन ये 76 हो जाए, 80 हो जाए, 82 हो जाए, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये डेटा बदलता रहता है, बस ये पता होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रामसर साइट्स होती क्यों हैं। तो रामसर साइट क्या होता है कि जो हमारी जितने भी वेटलैंड एरियाज हैं, मतलब जहाँ पानी भरा रहता है, एक तरीके का तालाब, जिसको आपकी भाषा में बात करें तालाब, तो तालाब हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि वेटलैंड एरिया को हम नहीं बचाएंगे तो जो जीव जंतु जल में रहते हैं, पहले तो उनको रहने की जगह खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये हमारे वाटर कंजर्वेशन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं। तीसरा, ये हमारे जो वेटलैंड्स होते हैं, ये हमारी कार्बन एमिशन को भी कंट्रोल करते। क्यों? एक जगह देते हैं ना, तो आप देखोगे जो CO2 है वो एक तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होके उसमें पड़ा रहता है। तीसरी या चौथी पॉइंट की हम बात करें, ये सबसे बड़ा जो हमारी जो फ्लड्स आती हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मान लेते बारिश हो गई और हमारे पास बहुत बड़ा वेटलैंड खाली पड़ा है, तो पूरा का पूरा पानी यहाँ पर स्टोर हो सकता है। वेटलैंड हमारे पास नहीं है और बारिश हो गई तो कहाँ जाएगा? वो शहरों में जाएगा या आपके गांव में जाएगा, बाढ़ आ सकती है। तो ये कई इनके महत्व होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक आर्द्र भूमियां हैं और उनमें से 10 को ही रामसर साइट के तहत बनाया गया है। तो ये रामसर साइट क्यों रखा गया है? तो ईरान में एक जगह है और उसमें ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में, उसका नाम था रामसर। जहां जगह ये कन्वेंशन हुआ था उसी के नाम पर रामसर कन्वेंशन रख दिया 1971 में। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामसर बताओ जगह कहां पर है? तो रामसर जो जगह है ईरान में, और ये कन्वेंशन वहीं हुआ था 1971 में और उसी को नाम दे दिया गया। तो ये जितने भी हमारे विश्व में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए काम करता है। तो चलो देख लेते हैं कि रामसर साइट्स क्या होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो रामसर साइट क्या है? ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, कि जो हमारे वेटलैंड होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि होती है उनके लिए बनाया जाता है। इन्हें साल 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। तो रामसर कन्वेंशन को आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड एन इंटरगवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन 1971। कहां पर इसको किया गया था? ईरान में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइट इज नेम्ड आफ्टर द इरानियन सिटी ऑफ रामसर वेयर द कन्वेंशन वाज हेल्ड दैट ईयर। रामसर साइट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड दैट प्रोवाइड हैबिटेट एट लीस्ट 180 स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। उसी को दिया जाता है जिसमें कम से कम 180 से ज्यादा पक्षियों का एक हैबिटेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रामसर साइट है। तो आप देखोगे यहाँ रामसर साइट का एक नाम दिया है अपर गंगा रिवर या बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। द फर्स्ट रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश डिजिनेटेड इन 2005। तो मान लो सबसे पहले जिसको एस्टैब्लिश किया गया था रामसर साइट, वो कौन थी? वो अपर गंगा
रिवर थी? ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, अपर गंगा रिवर थी। लिख लो आप इसको। अब देख लेते हैं कि जो रामसर साइट है वो लगभग 10 हैं, तो 10 के 10 नाम पता होना चाहिए। तो एक है हैदरपुर वेटलैंड, इसको रामसर साइट बना दिया, लिख लो, और ये मैप पर दिखा दिया गया है। एक है अपर गंगा रिवर, सबसे ओल्डेस्ट यही है। ओल्डेस्ट हम बात करें कि भैया ओल्डेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो ओल्डेस्ट रामसर साइट ये है। ऐसी सूर सरोवर है, सूर सरोवर है आगरा में। समन वर्ल्ड सेंचुरी है, कहाँ पर? मैनपुरी में। सरसई नवर झील आपको पता होना चाहिए, इटावा में। नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी है, रामसर साइट है उन्नाव में। समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी है रायबरेली में। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए, ये भी पूछा जा सकता है, संत कबीर नगर में। पार्वती अर्गा वाइल्ड सेंचुरी है गोंडा में। सांडी वर्ल्ड सेंचुरी क्या है? हरदोई में, ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 10 हो गई। 10 रामसर साइट हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। हमारे पास कितनी है रामसर साइट्स? कितनी है हमारे पास रामसर साइट्स जो हैं वो लगभग 10 हैं। 10 के 10 की लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पर है। पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी जैसे गोंडा में है, सांडी वर्ल्ड सेंचुरी हरदोई में है। तो ये पूरा लिख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इन्हीं को हमने बहुत विस्तार से पढ़ाया है। ये क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ ये रामसर साइट्स भी हैं, तो इसलिए बार बार आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एक बार थोड़ा लिस्ट हम देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। अपर गंगा रिवर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है ये रामसर साइट, द फर्स्ट रामसर साइट इन उत्तर प्रदेश। कब ये बनाई गई थी? 2005 में बनाई गई थी। ऐसे हम देख लेते हैं हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है हैदरपुर वेटलैंड, और इसको रामसर साइट बनाया गया था 2021 में। ऐसे ही हम देख लेते हैं बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में है, आपको याद हो गया होगा, रामसर साइट इसको 2021 में बनाया। ऐसी पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी है, कब इसको डिक्लेयर किया गया था? 2019 में। ऐसी नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, कब इसको बनाया गया? 2019 में। ऐसे हम सूर सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी है, कीथम झील जिसको बोलते हैं, कीथम लेक भी बोलते हैं इसको, ये रामसर साइट बना था 2020 में। और देख लेते हैं 4 ये बची हुई हैं। समन वर्ल्ड सेंचुरी मैनपुरी में है, यू शेप्ड में है, इसको रामसर साइट 2021 में बनाया। समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर? रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, इसको कब डिजाइन किया गया था? एज ए डिजाइनेटेड एज ए रामसर साइट इन 2019 में इसको किया गया। सरसई नवर झील जो है इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, 2019 में किया गया। और ऐसी संडी वर्ल्ड सेंचुरी है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, ये इनको रामसर साइट 2019 में बनाया। तो 10 की 10 रामसर साइट के बारे में हमने देख लिया है। आप अच्छे से इनकी लिस्ट बना सकते हो, लिख लो, और ये आपके काम आ सकते हैं कि भाई कौन कौन सी रामसर साइट हमें कहाँ है, अच्छे से पूछा जा सकता है। ठीक है, और कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपके लिए कितनी काम की है, और लगभग 1 या 1.5 घंटे में जो भी हमने पढ़ाया है कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं और अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। अब हम देखेंगे टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कितने हैं। तो टाइगर रिजर्व्स की हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो भैया उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क कितने हैं? 1 है। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर। रामसर साइट कितनी है? 10 रामसर साइट है। तो टाइगर रिजर्व ऐसे प्लेस को बोलते हैं कि जिसको डिजाइन किया गया है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, कि टाइगर्स को, जो हमारे जो बाघ हैं उनको कंजर्व करने के लिए। तो टाइगर रिजर्व कैन आल्सो बी ए नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। तो जो हम देख लेते हैं कि जो बाघ अभयारण्य होता है वो एक राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है और वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकता है। समझ गए? भारत में 58 बाघ अभयारण्य है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अभी जो 58 बना था वो माधव नेशनल पार्क बना था। माधव नेशनल पार्क कहां पर है? एमपी में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है, तो जिस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व होंगे उसी में, तो भैया मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 9 टाइगर रिजर्व हैं। ये भी प्रीलिम्स में पूछा जाए कि बताओ किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं, तो ये कितने हैं, या नंबर पूछ सकता है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कितने नंबर हैं? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं। मतलब पूरे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58। 58 से 9 किस में हैं? मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कौन कौन से 4 हैं
उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं कौन कौन से? एक तो है दुधवा टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए, लखीमपुर खेरी और बहराइच में फैला हुआ है। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये टाइगर रिजर्व अभी आपको अच्छे से जो है जो यूपी में है। और पांचवा और बनाने जा रहे हैं हम, उसके बारे में ही पढ़ेंगे अभी कि पांचवा कौन सा बन सकता है। अभी 4 है हमारे पास, 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं पांचवा कौन सा बनने जा रहा है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले यह भी पता होना चाहिए कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, देयर आर स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हम टाइगर रिजर्व में, समझ गए? कोई भी ना माइनिंग कर सकते ना पोचिंग कर सकते हैं। टाइगर रिजर्व बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है, समझ गए? ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई वहां पर हम जानवर भी नहीं भेज सकते चराने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व के क्या फायदे हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ाते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटी वहां पर हम कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं जिससे रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है कि जो टाइगर रिजर्व बने थे वो आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि स्टॉकहोम में एक मीटिंग हुई थी, 1972 की बात है। उसमें इंदिरा गांधी थी, वो वहां पर गई और वहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात हो रही थी, टाइगर को भी कंजर्व करने की बात हो रही थी। और भाई साहब इंदिरा गांधी जी ने मोटिवेट होकर 1973 में तब इसको स्टार्ट किया था। ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस पहल की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी और इसका उद्देश्य बंगाल के बाघों को तेजी से घटती आबादी और उनके आवासों की रक्षा करना था। यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छे से आप समझ सकते हो। भारत में अब दुनिया की 75% जो जंगली बाघ आबादी रहती है, इसे बाघ संरक्षण में वैश्विक नेता बनाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि पूरे विश्व में जो बाघ हैं वो उत्तर प्रदेश में कितने रहते हैं विश्व की पॉपुलेशन का? तो भाई साहब मान लेते हैं कि विश्व में मान लेते हैं 100 बाघ हैं, 100 में से 75 इंडिया में। तो मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है विश्व की उसका 75% इंडिया में है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो अब देख लेते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। आपने पढ़ा होगा दुधवा टाइगर रिजर्व किस किस से मिलकर बना है। तो आपने देखा है कि लखीमपुर खैरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क से मिलकर बना है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है। तराई बेल्ट में फैला। ये टाइगर रिजर्व कब बना था? 1987 में बना था, हमने पहले ही बता दिया है। और आप देखोगे कि ये द ओनली प्लेस इन उत्तर प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश का ऐसा प्लेस है जहां पर टाइगर्स भी हैं और जहां पर राइनो भी हैं, समझ गया? मतलब गेंडा भी हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये दुधवा नेशनल पार्क का एरिया कितना है। तो आप देखोगे 1284 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें दुधवा नेशनल पार्क है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और शारदा रिवर जो है जिसको महाकाली रिवर बोलते हैं वो दुधवा नेशनल पार्क को किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग करता है। और घाघरा रिवर जो है वो दुधवा नेशनल पार्क को कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग करता है। ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम देख लेते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या है, एक एक टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं, अच्छे से देखेंगे। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखिए तो पीलीभीत जिले में स्थित तराई आर्क लैंडस्केप का एक हिस्सा है कि पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व है वो किसका पार्ट है? तराई आर्क लैंडस्केप, मतलब पीलीभीत में तराई रीजन है। 2014 में भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था कि ये कौन सा टाइगर रिजर्व बना था? 46वां बना था। और 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी को दुगुना करने के लिए इसको TX2 पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला है? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। क्यों मिला था कि 2014 से लेकर 2018 में इसने पॉपुलेशन को डबल कर दिया था। गोमती नदी PTR से निकलती है, मतलब क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलती है, गोमती नदी यहीं से निकलती है, जो शारदा, चूका और माला खन्नोट जैसी कई अन्य नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शाजापुर जिले में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पीलीभीत और शाजापुर जिले में स्थित है। यह आपको पता होना चाहिए।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पहले तो इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, बिजनौर में है। बिजनौर में है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 2012 में वाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तराखंड राज्य के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रह गया। तो ये अमनगढ़ उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। पहले ये अमनगढ़ का ही पार्ट था, क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट था, लेकिन उत्तराखंड जब बना बाद में तो ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में रह गया। यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है, जो एशियाई हाथियों, बाघों, विभिन्न अन्य वन्यजीव प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइगर रिजर्व है वो क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहां पर सिचुएटेड है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां है, चित्रकूट जिले में स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कैन नदी के पास स्थित है। 2022 में उत्तर प्रदेश के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। मतलब रिसेंट जिसको बनाया गया था रानीपुर टाइगर रिजर्व वो यही है, ये आपको पता होना चाहिए। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में कोई बाघ नहीं है, लेकिन पास के पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ अक्सर यहाँ आते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। मतलब रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में कोई बाघ नहीं है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व इसके पास में है, तो यहाँ पर बाघ आते रहते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। एक तरीके से क्या होता है कि जो टाइगर्स होते हैं उनको बहुत लंबा खासा एरिया चाहिए, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते रहते हैं, तो इसलिए इसको बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कि जो 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा सकता है यूपी में, वो सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। समझ गए, तो सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दिस सेंचुरी इज कनेक्टेड टू फॉरेस्ट ऑफ महादेवपुरी इन नेपाल। समझ गए, और ये सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा में फैला हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये स्टेट का 5वां टाइगर रिजर्व हो सकता है। 5वां टाइगर रिजर्व न्यूज में बहुत है कि सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी स्टेट 5th टाइगर रिजर्व, कि 5वां टाइगर रिजर्व हो सकता है। तो इसमें जैसे ही इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा, ये भी प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो सकता है जो न्यूज में रहता है, तो ये सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम बना सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने नेशनल पार्क पढ़ लिए, हमने क्या किया, नेशनल पार्क बहुत अच्छे से कवर कर लिए, फिर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लिए, फिर हमने रामसर साइट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर हमने टाइगर रिजर्व्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि भैया उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी में हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूपी में हम बात करें तो केवल 3 है। लोग बहुत कई बार कंफ्यूज रहते हैं, याद रखो उत्तर प्रदेश में केवल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइटें भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन हम जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको कौन करता है, यूनेस्को वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट्स होती हैं वो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्यों, उनके कल्चरल इंपोर्टेंस के कारण, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस के कारण, साइंटिफिक या नेचुरल सिग्निफिकेंस के कारण, कोई भी कारण हो सकता है इनमें से। समझ गए, दीज साइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972। इस कन्वेंशन के तहत इनको प्रिजर्व किया जाता है। तो इंडिया में कितनी साइट हैं टोटल हम बात करें, इंडिया में टोटल जो साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम बात करें तो ये 43 हैं। कितनी है, 43 हैं, जिसमें 35 हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 हैं जो नेचुरल साइट हैं, और एक ऐसी साइट है जो कल्चरल भी है नेचुरल भी है, मतलब मिक्स साइट है, जिसको कंचनजंगा बोलते हैं। समझ गए, कंचनजंगा आपने देखा होगा। तो टोटल यूनेस्को साइट यूपी में कितनी है, 3 है, और सभी की सभी कल्चरल है, सभी की सभी क्या है, कल्चरल साइट्स हैं। यूपी में जो 3 की 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो तीनों को तीनों क्या हैं, कल्चरल हैं। चलो देखते हैं कौन सी 3 हैं। तो पहला सबसे पहले आता है ताजमहल। तो भाई ताजमहल के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब आप 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ते थे तो एक ही चीज सिखाई जाती थी कि बस प्यार बराबर ये ताजमहल।
समझ गए। लेकिन प्यार के तो बहुत भी उदाहरण हैं, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हो, आपकी मम्मी पापा भी आपके प्यार के एग्जाम्पल हैं, कितना प्यार करते हैं। लेकिन क्या है कि वो ऐसे दिखाया जाता था, हम उस प्यार की बात करें, समझ गए, आप समझ जाओ। तो उसका भाई साहब यही एग्जाम्पल दिया जाता है। ताजमहल क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई, समझ गए, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको पता है कि मौजोलियम है एक तरीके से बिल्ट बाई मुगल एम्परर शाहजहां ने अपने प्रेम में अपनी जो पत्नी थी मुमताज महल के याद में बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो 7 वंडर्स हैं उसकी लिस्ट में आता है। ये मास्टरपीस है ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, तो मुगल आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एक उदाहरण है, आप जा सकते हो, देख सकते हो, संगमरमर से बनाया हुआ है। यहाँ पर जो आर्ट्स जो लगाई गई है वो पित्रादूरा है, जिसको आप देखा होगा पित्रादूरा, ये आप इसको लिख सकते हो मेंस में, जब आप पढ़ोगे मेंस की पढ़ाई करोगे तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब मेंस की आपने बात की है तो हम थोड़ा और बता देते, आप चाहते हो कि यूपीपीसीएस मेंस की सच में तैयारी करना, तो स्टडी आईक्यू ने बहुत से बैच निकाले हैं। हम जैसे बात करें, आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू ने निश्चय बैच को स्टार्ट किया है, निश्चय बैच, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए केवल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा है, तो मेंस के लिए इन्होंने यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स स्टार्ट किया अर्जुन बैच, जिसमें मैं यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 पढ़ा रहा हूँ, और मैं एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी पढ़ा रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ। सुमित सर इसमें यूपी स्पेशल पेपर 5 पढ़ाएंगे, 6 में पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आप बात करें, आप मान लीजिए एआरओ आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, एआरओ आरओ की तैयारी, तो आप यहाँ पर प्रहार बैच खरीद सकते हो। और केवल आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, तो आप एक बैच खरीद सकते हैं, संजीवनी बैच। और किसी भी बैच पर आपको डिस्काउंट चाहिए कि सर क्या हम थोड़े गरीब हैं सर, चाहते हैं पैसे में डिस्काउंट मिले, तो भैया हमारे कोड को यूज कर लो, 15 से 16 आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड क्या है हमारा, योगी लाइव, तो आप इस योगी लाइव को भी यूज कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आपको नहीं भूलना है। कोई भी आप पेड बैच खरीदते हैं, योगी लाइव कोड को आप यूज कर सकते हैं। चलो दूसरा हम भाई साहब वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लेते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लेते हैं, वो है आगरा फोर्ट। क्या है भैया, वो क्या है, आगरा फोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आगरा फोर्ट, तो आगरा फोर्ट की हम बात करें तो 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। मासिव रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, आप जाइए, किसके द्वारा, एम्परर अकबर ने इसको बनाया था 1565 में एज ए रॉयल रेसिडेंस एंड मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरीके से अपनी सिक्योरिटी को और हाई करने के लिए उसको बहुत ऊंचा बनाया था। मुगल एम्पायर की सीट ये काम करता था अंटिल द कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली। तो दिल्ली जब कैपिटल नहीं बनी थी मुगलों की, उससे पहले आगरा ही में थी, पहले लोहार थी, लोहार से दिल्ली, फिर आगरा से दिल्ली, ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर विद, तो रेड सैंडस्टोन से बना है। यहाँ पर और भी बहुत से स्ट्रक्चर हैं, जहांगीर महल है, खास महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शाहजहां वॉज इम्प्रिजन्ड हियर वेयर द ब्यूड द ताजमहल, तो शाहजहां को यहाँ पर रखा गया था और भाई साहब ताजमहल यहीं से देखता था, समझ गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो चलिए आगे देखते हैं भाई, फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। तीसरा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो क्या है, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में पता होना चाहिए। तो लोकेशन क्या है, फतेहपुर सीकरी आगरा के आसपास है। एक ये बसाया हुआ शहर था जिसको अकबर ने बसाया था। अकबर ने क्यों बसाया था, आपको पता हो कहानी, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, सुमित सर पढ़ाते होंगे कि भाई अकबर को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, समझ गए, जब उनकी पत्नी जोधाबाई, तब वहां पर एक सूफी संत रहते थे सलीम नाम से, समझ गए, तो उनके पास जाते हैं और वो भाई साहब इनको एक तरीके से आशीर्वाद देते हैं, उनके पुत्र हो जाते हैं। तो उन्हीं के नाम पर तो फिर उन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, समझ, जिसको आप जानते होंगे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अच्छे से ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की थी वो इन्हीं के कारण की थी, जहां पर एक सूफी संत रहते थे, समझ गए। इसको अकबर ने बनवाया था और इसको मुगल कैपिटल भी बना दिया था 1571 से लेकर 1585 के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या, फिर इसको छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी बहुत ज्यादा थी, वाटर स्कार्सिटी ज्यादा थी, पानी की कमी थी, समझ गए। और ये किसकी याद में, शेख सलीम चिश्ती 1911 में, जो आप समझ सकते हो। और इसको ठीक है, ऑनर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, ये आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर कुछ अलग है, इसका कोई लेना नहीं, ठीक है, इनकी याद में इनको बनाएगा। की फीचर्स क्या है, बुलंद दरवाजा, हम देखोगे यहाँ पर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं,
जो आप देखोगे फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो ये बुलंद दरवाजा है। जब अकबर ने गुजरात पर फतेह की थी तो उसी फतेह को याद करने के लिए बुलंद दरवाजा बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। बुलंद दरवाजा है, 54 मीटर हाई विक्ट्री गेट है, जामा मस्जिद भी है, इसके अंदर जाओगे पंचमहल भी है। पंचमहल क्या है, मतलब 5 बिल्डिंग है, ऐसे ऐसे करके रखे गए हैं, पंचमहल है ऐसे ऐसे ही आप देखोगे। दीवान एक खास भी है विद सेंट्रल पिलर और ब्लेंड ऑफ, यहाँ पर हिंदू कल्चर भी, पर्शियन कल्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर सब कुछ दिखाया गया। हिंदू कल्चर ऐसे दिखाया गया, यहाँ पर कलश भी दिखाया गया। जब अंदर जाओगे जोधाबाई अकबर जो जोधाबाई महल भी यहाँ पर है, तो जोधाबाई महल में आप जाओगे तो वहां पर ऐसे ऐसे करके या पंचमहल के आसपास देखोगे तो कलश भी दिखाया गया, समझ गए। तो ये कलश किसका है, ये हिंदू कल्चर का पार्ट था। तो ये एक तरीके से सब कुछ कल्चर का यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है उसमें हिंदू कल्चर भी दिखेगी, पर्शियन कल्चर भी दिखेगी, इस्लामिक आर्किटेक्चर भी दिखेगा। तो इसको प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है। अब विश्व धरोहर का दर्जा दिए जाने के लिए ये विचार ही देना है। तो अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी वास्तुकला हैं, कि हमारे पास कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हैं जिनको हम विश्व धरोहर में हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे सकते हैं। तो सारनाथ को दे सकते हैं भाई, समझ गए। तो सारनाथ को मिल सकता है, ये बौद्ध स्थल है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऐसी वाराणसी रिवर घाट है, इसको हम दे सकते हैं। अब ये टेंटेटिव लिस्ट में है, अभी क्या है टेंटेटिव लिस्ट में, अभी इनको फाइनल ऐड नहीं किया है। तो वाराणसी रिवर फ्रंट को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना सकते हैं। बनारस साड़ी जो है वो जो क्लस्टर है उसको भी बना सकते हैं, तो ये भी बनाया जा सकता है। अब हम आपको अभी तक हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है जो भी पढ़ना था हमको, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने थे। हमने टॉपिक्स की बात करें, हमको नेशनल पार्क पढ़ना था, उत्तर प्रदेश का पढ़ लिया कि दुधवा नेशनल पार्क के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली। ऐसे ही हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़नी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमने पढ़ लिया। ऐसे ही हमको भाई साहब रामसर साइट्स पढ़नी थी, रामसर साइट के बारे में पढ़ लिया। ऐसे ही हमको आप देखोगे रामसर साइट होगा, इसके बाद टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं, उनकी बात कर ली। 5वां बनने जा रहा उसकी बात कर ली। ऐसे ही हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में पूरा पढ़ लिया कि इंडिया में टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इन यूपी की बात करें तो यूपी में 3 है और जो बनने जा रही उनकी भी लिस्ट कर ली। 3 कौन कौन सी हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश में, ताजमहल हो गया, आगरा का रेड फोर्ट हो गया और फतेहपुर सीकरी हो गई। और कौन कौन सी बन सकती हैं, सारनाथ हो गया और रिवर फ्रंट वाराणसी का हो गया, या वाराणसी का जो साड़ी क्लस्टर है बनारसी साड़ी क्लस्टर से उसको ही बना सकते हैं। ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा दे रहे हैं जिससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने के लिए थोड़ा एक बार स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। तो विच इज द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि दुधवा टाइगर रिजर्व सबसे पुराना है, हमने आंसर भी दे रखा है, समझ गए। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व जो है, ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन और बताना चाहता हूं, आप चाहते हो हमसे कि करंट अफेयर्स को मेंस से रिलेटेड कैसे पढ़ा जाए, तो आप हमारी क्लास को सुबह इसी चैनल पर 8 AM पर देख सकते हो। 8 AM 8 AM का मतलब क्या है, किस चैनल पर, चैनल का नाम है, ये यूट्यूब पर चैनल है, चैनल का नाम है यूपीपीएससी स्टडी IQ। तो ये नया चैनल बनाया है, समझ गया, ये नया चैनल बनाया है हम ही लोगों ने अच्छे से, हमारे मैनेजमेंट ने, कि जिससे आप यूपीपीसीएस की एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सुबह 8 बजे हमारी करंट अफेयर्स होती है, वहां पर हम पढ़ाते हैं पूरा का पूरा करंट अफेयर, मेंस ओरिएंटेड प्लस प्रीलिम्स ओरिएंटेड। और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे मैं बताऊं मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स थे। मेरे इंटरव्यू की हम बात करें, साक्षात्कार में मेरे जो मार्क्स थे वो 71 मिले थे। 71 100 में से 71 मिलना बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं ना। तो लोगों के 60 से लेके 60 56 से लेके 60 के बीच में सिमट जाते हैं, या 65 63 70 से ऊपर लाना मार्क्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो सब चीज़ें हम उसमें बात करते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी करते रहते हैं, डेली 5 क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा बाघ अभयारण्य तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। तराई आर्क लैंडस्केप आपने मेरी पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, तो हमने बताया था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो किसका हिस्सा है, तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। ये भी आपको समझ में आ गया हुआ, तो बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हो आप। कौन सा बाघ अभयारण्य बाघों और भारतीय गैंडों के सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है, तो
तो इसको दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व में दोनों एक साथ रहते हैं, टाइगर्स भी रहते हैं और भाई साहब गैंडे भी रहते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा बाघ अभयारण्य स्थित है। बाघ अभयारण्य स्थित है कहां पर? बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में कौन सा है? बुंदेलखंड में रानीपुर टाइगर रिजर्व है। आंसर भी यहां पर लिखा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसको आप लिख सकते हो। ये कहां पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये बेसिक क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए अच्छे से। कैसा लग रहा है? सच सच बताना, मजा आ रहा है पढ़ने में या सच में मजा आ रहा है? तो कमेंट जरूर करिएगा। और कोई फीडबैक देना चाहते कि सर ये कर लिया जाए तो और बेहतर होगा, तो जरूर आपका स्वागत है। बस हम्बल तरीके से बोलिएगा, ये नहीं कि कोई भी कमेंट करते हैं लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, फिर लगता है कि यार क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व से होकर कौन सी नदी बहती है? बताओ, दुधवा टाइगर रिजर्व से होकर कौन सी नदी बहती है? तो हमने एक चीज तो देखी थी, घाघरा नदी क्या करती है? ये तो उससे अलग करती है। घाघरा नदी किससे अलग करती है? कतरनिया घाट से। कैन नदी का कोई नहीं पढ़ा, यमुना नदी का, तो शारदा नदी है, इसी से होके बहती है। ठीक है, शारदा रिवर इसी से होके बहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, शारदा नदी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है, गेरुआ नदी कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को होकर बहती है, तथा सोहेली और मोहना धाराएं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बहती हैं। ये सभी विशाल घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सोहेली और मोहना मिलके ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बहती हैं, और किसका पार्ट है? ये घाघरा नदी का पार्ट है। अब देख लेते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीछा वाला क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ चलो देख लेना, कुछ यहां पर शक हो तो आप बता देना। चलिए, कहीं गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के बता सकते कि ये गलती हुआ, कभी कभी हो जाता है। चलो, रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के निकट है? तो हमने अभी पढ़ाया था कि रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के निकट है? कन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़। तो ये पन्ना के पास है। पन्ना टाइगर के जो है वो इसमें रानीपुर में आ जाते हैं कभी, आपने यही तो पढ़ा था रानीपुर टाइगर रिजर्व में, पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास है ये। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में किस बाघ अभयारण्य का प्रस्ताव है? किसको बनाया जा सकता है? तो सुहेलवा टाइगर रिजर्व को बनाया जा सकता है, इसका आंसर डी है। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में नामित पहला रामसर स्थल कौन सा था? पहला रामसर साइट कौन सा था? तो हमने पहले ही बताया था, ऊपरी गंगा नदी, इसी को तो बनाया गया था जो बुलंदशहर में है। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस रामसर साइट में कीथम झील शामिल है? तो कीथम झील कहां पर है? आगरा में। और आगरा कहां पर है भाई? सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य या समन पक्षी अभयारण्य या हैदरपुर? हैदरपुर ऊपर है, बखीरा आपको पता है नहीं है, समन पक्षी ये क्या है? मैनपुरी में है शायद। तो कौन सा आंसर हो गया? सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई साहब यूपी पीसीएस के 2 दिवस बहुत फेमस है, एक ये 2 फरवरी, एक 16 सितंबर। अब लोग सर 16 सितंबर को क्या है? 16 सितंबर को है भैया ओजोन डे 16 सितंबर को। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य है, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 14 है। समझ गए? यूपी में कितनी है? 10 है। यूपी में कितनी है? यूपी में 10 है। बहुत बढ़िया। कौन सी यूपी रामसर साइट मानव निर्मित है, जो इंसानों ने खुद बनाई है? तो भैया ये हैदरपुर है, लिख लो, हैदरपुर है। बहुत बढ़िया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस संरक्षण पहल का हिस्सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस संरक्षण का? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो प्रोजेक्ट टाइगर इसमें है, तभी तो टाइगर रिजर्व बना है। दुधवा टाइगर रिजर्व क्यों बना? प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट है। बहुत सरल क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था? तो आप देखोगे फतेहपुर सीकरी, सही बात है। आगरा किला, सही बात है। लाल किला नहीं है यूनेस्को में लिस्ट में। हुमायूं का मकबरा भी नहीं है। तो आंसर इसके हो जाएंगे ए और बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए एंड बी दोनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं, तो ए और बी दोनों सही है। अरे भाई, आगरा किला भी किसने बनाया है? अकबर ने बनाया है। फतेहपुर सीकरी भी बनाया है, और दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर में है। समझ रहा है मेरी बात?
हाँ, बहुत बढ़िया। चलो भाई और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विजय का शहर के रूप में जाना जाता? तो ये फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर का फतेह करना क्या होता है? जीतना, और सीकरी गांव का नाम था, तो जीतने वाला गांव, तो फतेहपुर सीकरी। तो आंसर ए है इसका। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है, और आपको अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएस की, चाहे एआरओ आरओ की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये कंटेंट आपके काम आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। और सुबह हमारी 8 AM की क्लास जो है यूपीपीएससी स्टडी IQ पर, आप जरूर देख सकते हैं, अच्छा लगता है। वहां पर हम एक तरीके से जो करंट अफेयर्स है उसको प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड, और इंटरव्यू को कैसे कनेक्ट करना है, ये सब चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से। तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। होता क्या है कि हमारे लिए मोटिवेशन आपकी कमेंट्स होती हैं। इस एक खाली से स्टूडियो में बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बोलते क्यों? एक मोटिवेशन होता है कि नहीं चलो यार, कि एस्पिरेंट्स को इतना अच्छा लग रहा है तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। और जैसे हम हर जगह बोलते हैं कि भाई साहब जिंदगी का सत्य है मृत्यु, और आपके सिलेक्शन का सत्य भाई साहब किताबें और पढ़ाई। और तो भ्रम है, तो जब भी भ्रम हुआ करे किताबें उठा लिया करो, टेंशन नहीं लेना, बस किताबें उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, और तभी सिलेक्शन होता है। तो सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा गुरु होता है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।